We will answer that current electricity is a branch in physics which is known as electrodynamics. और इसमें मैंने अभी क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर चार्ज, जो डायनामिक्स वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर मोशन, एंड व्हेन वी स्टडी चार्ज इन मोशन द ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स और द ब्रांच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर हो गया? अब चार्जेस मोशन में तो हमारे पास ना दो कंसेप्ट होते हैं। चार्जेस स्टेशनरी भी होते हैं, स्टेशनरी का मतलब है चार्जेस रुके हुए होते हैं, और चार्जेस चलते भी हैं। जब चार्जेस रुके होते हैं तो हम उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैट मतलब रुका हुआ, टाइम चलता जाएगा और बॉडी जहां है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, तो हम बोलते हैं बॉडी इज एट रेस्ट, और रेस्ट का दूसरा नाम स्टैटिक्स होता है। तो वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रुका हुआ पढ़ते हैं उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर इस ब्रांच के अंदर आपके चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे, चलेंगे। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो करंट बनाता है। इसकी जो फॉर्मेशन करता है करंट, तो नेचुरल करंट के चलने चार्जेस के चलने से करंट बनता है, और करंट बनने को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दैट्स व्हाई द नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ? चार्जेस मोशन में आ गए। जब जब चार्ज मूव करेगा टाइम के साथ तो वो क्या बनाएगा? करंट। और वो ब्रांच जिसके अंदर हम करंट का बनना सीखते हैं या पढ़ते हैं, हम उस ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। अब क्लियर हो गया? तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिफाइन करंट एंड इट्स यूनिट्स। अब हम करंट किसको बोलेंगे? हम यहां पे सीधा लिख देंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें ये जो वर्ड है ना रेट ऑफ, इसका मतलब है टाइम के साथ क्या चीज हो रही है। टाइम के साथ चार्ज का फ्लो हो, तो जब जब चार्ज फ्लो करेगा टाइम के साथ तो हम उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे, और जब भी चार्ज टाइम के साथ फ्लो करेगा तो करंट बनाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किसके साथ फ्लो करेगा? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ चार्ज का फ्लो क्या बनाएगा? हम बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है? करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम क्यू लिखते हैं, और ये चार्ज किसके साथ फ्लो कर रहा है? टाइम के साथ। तो आई का फॉर्मूला बन जाता है क्यू डिवाइडेड बाय टी। इतना क्लियर हो गया? अब आपको इतना पता होना चाहिए जो ये क्यू है, चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आई हमारा करंट है, क्यू हमारा चार्ज है, और टी जो है दैट इज आवर टाइम। अब इतना तो क्लियर हो। अगर हम आगे चले तो हम सबको पता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो चार्ज है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। पढ़ते हो ना आप लोग? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो नेम है दैट इज प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज का नेम है दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब हम अगर इस डेफिनेशन पे आए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बोला था चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, और चार्जेस तो दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो कौन सा चार्ज होगा जो फ्लो करने के बाद करंट बनाएगा? तो आंसर है चार्ज चाहे नेगेटिव फ्लो करे, चार्ज चाहे पॉजिटिव फ्लो करे, करंट दोनों बनाएगा। क्लियर हो गया? चार्ज पॉजिटिव फ्लो करेगा तो भी करंट बनेगा, चार्ज अगर नेगेटिव फ्लो करेगा तो भी करंट बनेगा। तो अब हमें ये डिफरेंस देना है कि इसके फ्लो से कौन सा करंट बनेगा और इसके फ्लो से कौन सा बनेगा। तो अगर हम यहां पे लिखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको अब नाम देंगे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इतना क्लियर हो? अगर हम सेकेंड लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब तो मेरे ख्याल से डिफरेंस भी क्लियर होगा। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, ये तो क्लियर है। चार्ज जब नेगेटिव फ्लो करेगा तो करंट का नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज जब पॉजिटिव फ्लो करेगा तो करंट का नाम होगा कन्वेंशनल करंट। एक डिफरेंस मिल गया। दूसरा डिफरेंस, इन दोनों में
जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है, ये तो क्लियर हो गया। चार्ज का फ्लो और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, अब हमें ये बताओ। अब जैसे मैंने पहला लिखा है नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सपोज करो आपका नेगेटिव चार्ज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आपका ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो इसका मतलब वो फ्लो करके जाएगा, चलेगा ना। जब वो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो चलेगा, और जब जब चार्ज चलेगा करंट बनेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब ईस्ट से वेस्ट गया तो इलेक्ट्रिक करंट बना, ये तो क्लियर है। पर जो चार्ज है ना वो तो जाएगा ईस्ट से वेस्ट, और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आएगा वेस्ट से ईस्ट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। समझ गए? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, ईस्ट से वेस्ट, करंट बन गया, ठीक है, पर वो जो करंट बना अब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा। इतना क्लियर है? पर जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा कन्वेंशनल करंट उसी के साथ उसी दिशा में जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर है सभी को? बोलो, सभी को क्लियर हो गया? जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो कौन सा करंट बना? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए डायरेक्शन opposite to the flow of negative charge। अब इसी तरह हम सेकंड में लिख सकते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन ए डायरेक्शन in which positive charge flows। यहां तक का कंसेप्ट सब सभी को क्लियर हो? yes, अब हम आगे इसके यूनिट्स बनाएंगे। आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q बाई टी। इसमें Q क्या था? चार्ज, और चार्ज को कूलाम की फॉर्म में हम मेजर करते हैं, तो चार्ज का यूनिट है कूलाम। जैसे पॉजिटिव चार्ज 10 का है तो 10 नहीं 10 कूलाम, नेगेटिव चार्ज 10 है तो 10 नहीं 10 कूलाम, और जिसमें उसको मापते हैं उसी को तो यूनिट का नाम देते हैं। तो जो चार्ज है उसको मापने के लिए कूलाम वर्ड का यूज होता है, तो कूलाम वर्ड आपका चार्ज का यूनिट बन जाएगा। एंड फ्रॉम द फिजिक्स टाइम तो एक ही यूनिट में मेजर होता है, और वो क्या है? सेकंड। तो अगर आप कंप्लीट लिखते हो कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, तो हम इसको एक नेम देते हैं, एंड दैट नेम इज एम्पीयर। क्योंकि इस फॉर्मूले में मैंने चार्ज को कूलम लिखा, टाइम को सेकंड लिखा, तो नेचुरल है आई को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो इस रेशो को हम एम्पीयर लिखते हैं। तो करंट किस में जो है मेजर किया जाता है? एम्पीयर। आपके घर के सर्किट्स में जब हम स्विच यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं उस पर रेटिंग होती है। जैसे बटन्स लग गए ना, उसमें लिखा होगा 4 एम्पीयर 5 एम्पीयर, इसका मतलब वो इतने करंट को कैरी कर सकते हैं। वो कितने करंट को कैरी करेंगे? जितने उसमें एम्पीयर की रेटिंग। क्लियर हो गया? तो लास्टली इस आर्टिकल के अंदर हमें 1 एम्पीयर को डिफाइन करना है कि व्हाट इज 1 एम्पीयर। तो मैं यहां पे एक ही आंसर लिखूंगा ना, व्हेन 1 कूलम चार्ज flows for 1 second, current equals to 1 एम्पीयर। समझ आया ये कंसेप्ट? आपको साफ साफ बताया गया चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही करंट बनेगा। अगर चार्ज हमारा 1 कूलम का फ्लो करता है और वो फॉलो करने के लिए टाइम भी 1 सेकंड का लेता है, तो मैं इस रेशो को ऐसे नहीं लिख दूंगा, कूलम बाय सेकंड तो एम्पीयर है ही है, 1 बाय 1 कितना हो जाएगा? 1 एम्पीयर। तो कितने कूलम का चार्ज फ्लो किया? 1। कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो करंट भी कितने एम्पीयर का बना? 1 एम्पीयर। इतना क्लियर हो गया? अगर आप इसी तरह आगे चलते हो और मैं यहां लिख देता हूं 10 कूलम का चार्ज है और वो 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो करंट कितने एम्पीयर का? वो 10, क्योंकि कूलम बाय सेकंड तो एम्पीयर है ही है, पर 10 बाय 1 यहां पे कितना लग जाएगा? 10। तो ये डिसाइड होगा टाइम कितना लेता है।
ये डिसाइड होगा चार्ज कितना फ्लो करता है, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर मिलेगा उतना करंट आपको मिलेगा। अब याद रहेगा ये कंसेप्ट ना? तो फाइनली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं, 100 कूलम का चार्ज है, 100 कूलम का चार्ज, और वो 10 सेकंड में फ्लो करता है, तो कितने एम्पीयर का करंट? 10, क्योंकि 100 बाय 10, और ऑन द होल कूलम बटे सेकंड तो एम्पीयर ही रहना है। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट इन आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज करंट। कोई डाउट कि व्हाई we use battery or cell in a circuit which is containing conducting wires। और जो मैं बात आपसे अभी करके हटा हूं वो आप लोगों को समझ आई गई हो। बेसिकली एक सर्किट के अंदर जो वायर्स हैं वो किसकी बनी है? कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, मतलब मेटल्स की बनी है। इतना क्लियर हो गया? और जो आपके मेटल्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स आर बेसिकली मेटल्स, और मेटल्स के पास लास्ट शेल होता है व्हिच इज नोन एज वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्री होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टोटली फ्री हैं, तो इसका मतलब इनको कोई बांध के नहीं रख रहा, इसका मतलब साफ है ये कहीं पे भी आ जा सकते हैं, और चार्ज जब कहीं आता जाता है तो करंट बनता है। फिर भी क्वेश्चन है हम किसी भी सर्किट को चलाने के लिए बैटरी या सेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है, वो चलेंगे। अब एक सर्किट के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, एक सर्किट में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो सारे अगर फ्री हैं तो वो लगातार मूव करना शुरू करेंगे। जब वो मूव करेंगे ना तो उनको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि उनको खुद से कहां जाना है, तो उनको एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पहला कंसेप्ट। दूसरा, जब वो इलेक्ट्रॉन खुद से चलते हैं तो सामने आए हुए इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो वो रुक जाएंगे। ऐसे अगले इलेक्ट्रॉन चला, वो अगले से टकरा गया, वो भी रुक गया। जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते जाएंगे वहां वहां सर्किट के अंदर रुकावट पैदा होती जाएगी, और ये रुकावट किसके रास्ते की रुकावट बनेगी? करंट के रास्ते की रुकावट। समझ आ गया? और फिजिक्स में करंट के रास्ते में आई हुई रुकावट को, जो कि दो चार्जेस के टकराने की वजह से पैदा हुई है, हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें कि चलो अपने आप से चलो और करंट बनाओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा टकराव दिखाएंगे। जितना ज्यादा वो टकराएंगे उतनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी, उतना कम करंट बनेगा। तो अगर मुझे सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है तो मुझे बैटरी और सेल लगाना पड़ेगा। बैटरी और सेल आपके चार्जेस को एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे कि यस उनको इस तरफ से इस तरफ जाना है, और वो उनको लेकर जाएंगे बिना टकराए। जितना कम से कम टकराव होगा उतनी रुकावट कम होगी, और उतना चार्ज आसानी से एक जगह से कहां पहुंचेगा? दूसरी जगह, और फिर जाके आपका इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा। आ गया समझ? अब देखो ये बटन्स हैं, हर एक के घर में हर रूम के अंदर स्विच बोर्ड लगता है, पंखा जुड़ा है, ट्यूब जुड़ी है, सब कुछ जुड़ा है, ठीक है। जब तक बटन ऑफ है कुछ भी नहीं चलता, हालांकि वो बटन से वो अप्लायंस तार से जुड़ा हुआ है, और तार कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री। फिर भी वो कोई करंट नहीं बनाते हैं। करंट कब बनता है? जब वो स्विच ऑन होता है, क्योंकि स्विच ऑन होते ही आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है वो आगे चलना शुरू करती है, और वोल्टेज चार्ज के ऊपर एनर्जी देती है उसको आगे चलाने के लिए। अब चाहे वो बैटरी हो चाहे वो सेल हो, दोनों के पास वोल्टेज है। सुना होगा ना, 5 वोल्ट का सेल, वोल्ट तो वोल्टेज का यूनिट ही होगा। कार के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट मतलब वोल्टेज। जब तक वो वोल्टेज आएगी तभी आपके सर्किट में चार्जेस का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और तभी जाके आपको करंट देगा। अब आ गया समझ? तो अब आप देखो इसका सबसे जो है इंपॉर्टेंट आंसर हम क्या देंगे? ये तो हो गया एक एक्सप्लेनेशन। हम बोलेंगे बैटरी और सेल in a circuit provides electromotive force। ये जो बैटरी और सेल सर्किट में जोड़ते हैं ना, ये एक फोर्स देते हैं। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? EMF। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इस फोर्स का मोटिव
मतलब उद्देश्य क्या है, चार्ज को चलाना। तो चार्ज जब चलेगा तो करंट बनेगा, और वो चार्ज को चलाने का जो जिम्मा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, बैटरी और सेल। आ गया समझ? तो आपके घर में घड़ी है, आपने उसके अंदर एक पेंसिल सेल डाला था, वो खत्म हो गया, खत्म होने पे घड़ी रुक गई, नया सेल डालती वो फिर से घड़ी चलने लगती है, क्योंकि नया सेल डलते ही अपनी मैक्सिमम क्या देता है, वोल्टेज, और उस वोल्टेज के जरिए जो फोर्स लगाता है उसको कौन सी फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया सभी को? और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क विद चार्ज। तो अब आपको मैं बोला था ना, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो वो आपस में टकराते हैं, उनके टकराव से वो रुकते हैं, तो उनको दोबारा चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। ये वर्क उनको क्या देगा, एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स में वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो आप जब भी बैटरी या सेल जोड़ोगे तो वो उनको क्या देगा, पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को देने का मकसद क्या है कि वो चार्ज के ऊपर एनर्जी देगा, और उस एनर्जी को लेके चार्ज एक जगह से कहां जाएगा, दूसरी जगह, और जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उतना करंट बनेगा। अब बताओ ये कंसेप्ट समझ आ गया, सभी को क्लियर है ना? बैटरी और सेल आपके जो चार्जेस हैं उनको कौन सी फोर्सेस देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम पोटेंशियल। आप अपने घर में एक नया सेल परचेज करके ले आए, पैकेट में ही पड़ा है, और आपने बोला था शॉपकीपर को कि मुझे 5 वोल्ट का पेंसिल सेल दे दो, तो उसका मतलब उसका ईएमएफ कितने वोल्ट का था, वो जब तक आपने इस्तेमाल नहीं ना किया तब तक वो 5 वोल्ट ही रहा। 5 वोल्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम का दूसरा नाम क्या है, ईएमएफ। पर जैसे ही आपने वो सेल घड़ी में डाला या किसी भी अप्लायंस में डाला, तो 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद वो सेल खत्म हो गया ना, क्योंकि धीरे धीरे ये पोटेंशियल टाइम के साथ क्या होने लगा, घट गया। क्यों? क्योंकि इसी पोटेंशियल में से उसने चार्ज को क्या दी है, एनर्जी, और उस एनर्जी को लेके चार्ज ने क्या किया है, मूव, और मूव करने के बाद उसने क्या बनाया है, करंट। अब आया समझ सभी को? तो वोल्टेज या पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट। इस पोटेंशियल का या ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। और अभी आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। अब आपको कोई पूछे 6 वोल्ट का पोटेंशियल कब बनेगा, तो क्या आंसर होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल, 6 जूल की एनर्जी कितने कूलम, 1 कूलम, तो वोल्टेज कितने वोल्ट की होगी, 6। इसी तरह कोई पूछे 1 वोल्ट का पोटेंशियल कब बनता है, जब 1 जूल का एनर्जी 1 कूलम चार्ज को दिया। अब यहां तक समझ आ गया, सभी को क्लियर हो गया यहां तक? तो अब आपको इतना पता लग गया, चार्ज को चलाने के लिए, करंट को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, समझ आ गया? तो क्या ये ओम्स लॉ नहीं, क्या आप ओम्स लॉ में पढ़ते नहीं, V इज प्रोपोर्शनल टू I? क्या उसका आंसर अब आपके सामने नहीं है? V का मतलब क्या बना, पोटेंशियल। वो पोटेंशियल चार्ज पे क्या देगा, वर्क करेगा। वर्क करने का मतलब चार्ज को आगे तक लेके जाएगा, जहां जहां वो टकरा के रुक रहा था उसको रुकने नहीं देगा, वो उठाकर उसको आगे लेता जाएगा। जैसे ही वो आगे ले जाकर दूसरी जगह पहुंचेगा, करंट बन जाएगा। तो जितना V दूंगा, V का मतलब समझे पोटेंशियल, उतना I बनेगा। I का मतलब करंट। आप बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें हम इसके।